अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। मेरे अजीज़ हमवतनों, आज मैं अपने प्रोग्राम में उस शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं जिसे दुनिया गैर संजीदा कहती है, लेकिन वो एक सुपर पावर है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। पाकिस्तानी अवाम आपके शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान का वो मसला जिसे 70 सालों में बड़े बड़े लीडर्स ने इतना याद नहीं किया जितना पिछले एक महीने में आपने किया। शायद बड़े लीडर्स के लिए एक बड़ा इंसानी अलमिया इतना बड़ा मसला नहीं था। शायद कश्मीर में मरने वाले निहत्ते मासूमों का खून किसी बड़े लीडर के लिए इतना कीमती नहीं था, लेकिन ट्रंप, आपने उस तकलीफ को महसूस किया। मसला कश्मीर को हल करने पर बार बार जोर दिया। अब हाल ये है कि मोदी को बार बार जख्म लग रहे हैं। अभी एक जख्म भरता नहीं है कि दूसरा घाव लग जाता है। अमेरिका को अपना बेस्ट बडी कहने वाले भारत का हाल यह है कि बात करता है तिजारत की, जवाब आता है पहले कश्मीर। दावा करता है पाकिस्तान अकेला है, तन्हा है और दुनिया भारत के खिलाफ एहतजाज करती है। तो फिर बताने की ज़रूरत नहीं रहती कि कौन कहाँ कितना तन्हा खड़ा है। ईंट से ईंट बजाने के दावे करने वाले मोदी के खिलौने भारतीय एंकर्स, मीडिया पर्सन्स दांतों में उंगलियां दबाए बैठे हैं कि क्या हो रहा है, हम करें क्या। पुलवामा पर भारत की सुबकी, 27 फरवरी भारत की सुबकी, अभिनंदन वीर चक्र भारत की सुबकी, आलमी अदालत में कुलभूषण का मामला भारत की सुबकी, कश्मीर में 370 के खात्मे पर सारी दुनिया से और अपने बेस्ट बडी से मुसलसल जिल्लत का सामना कर रहा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह साहब, जरा गौर फरमाइए। आपके एयर चीफ कह रहे हैं लोग 44 साल पुरानी कार नहीं चलाते, हम मिग 21 चला रहे हैं। और जनाबे वाला, आप इन विंटेज आलात से पाकिस्तान पर चढ़ाई का ख्वाब देखते हैं। अभिनंदन से मीटिंग कर लें या थोड़ा इंतज़ार करके आइडियाज़ एक्सपो का दौरा कर लें तो अंदाज़ा हो जाएगा कि जंग कैसे और किन हथियारों से लड़ी जाती है। वरना चाय तो जनाब हमारे पास हमेशा तैयार रहती है और जायका भारत से ज़्यादा बेहतर जानता कोई नहीं है। प्रोग्राम में मैं मज़ीद किन टॉपिक्स पर आज बात करने वाली हूँ, पहले आपको दिखा देती हूँ, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगी, कोई कुछ भी कहे लेकिन मैं कहूँगी शुक्रिया ट्रंप। जी हाँ, आपका शुक्रिया। आपने वो कर दिखाया जो पिछले 70 सालों में कोई दुनिया का लीडर नहीं कर सका। पिछले एक माह में ट्रंप ने कश्मीर पर 4 मरतबा बात की है। इतना कश्मीर का जिक्र तो किसी आलमी रहनुमा ने एक साल में नहीं किया होगा। अमरीकी सदर की सालसी की पेशकश मोदी सरकार पर बिजली बनकर गिरी है। इमरान खान ने कश्मीर के सफीर होने का हक अदा कर दिया है। 22 जुलाई को होने वाली इमरान ट्रंप मुलाकात के समरात सामने आने लगे हैं। ये वही मुलाकात है जिससे कबल भारतीय हुक्मरान पाकिस्तान को तनहा किए जाने की मुहिम को कामयाब समझ रहे थे, लेकिन वो क्या कहते हैं कि दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। इमरान ट्रंप मुलाकात शानदार रही, जिसके अमरीकी सदर ट्रंप ने ये इंकशाफ किया जिस मुलाकात में कि जापान में G20 इजलास के मौके पर मोदी ने खुद उन्हें मसला कश्मीर पर सालिसी के लिए कहा। अब इस बात के बाद भारत में हस्बे रिवायत चीखो पुकार, आहू बुका शुरू हो गई। मोदी से वजाहतें मांगी जाने लगी। भारत जो बड़ी मेहनत से इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा के ऐवानों से ताशकंद और फिर शिमला तक लाया था, जहां मरहलावार तीसरे फरीक का किरदार कम और फिर तकरीबन ख़त्म ही हो गया था, लेकिन अब भारत को डर यह है कि अगर एक बार फिर तीसरा फरीक इस मामले में पड़ा तो एक बार फिर मसला कश्मीर फिर आलमी हैसियत हासिल कर लेगा। इसलिए भारत सालिसी के नाम से खौफ खाता है और बिदकता है। अमेरिका को इस मामले में शामिल करके इमरान खान ने छक्का मारकर भारत को आउट क्लास कर दिया है। जब भारत ने 5 अगस्त को अपने ही नाम निहाद सेकुलर चेहरे पर कालक मली और मोदी ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की तो पाकिस्तान ने भी सिफारती गिरफ्त मजबूत कर ली। वज़ीर ख़ारजा ने 13 अगस्त को सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने के लिए ख़त लिखा, चीन को ऑन बोर्ड लिया। चीन ने भी सलामती काउंसिल पर जोर दिया कि पाकिस्तान की इस दरख्वास्त पर गौर के लिए टाल मटोल से हरगिज़ काम न लिया जाए। भारत ने सलामती काउंसिल का इजलास रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश जो वो कर सकते थे की, जिसे पाकिस्तान ने अपनी कामयाब सिफारतकारी के जरिए नाकाम बनाया। 50 साल बाद सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल और 10 गैर मुस्तकिल अरकान ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर गौर किया। इसी इजलास के बाद रूस ने भी भारत के मौक़िफ़ की मुखालफत की। चीन हमारे साथ है, रूस हमारे साथ है, अमेरिका बतौर सालिस हमारे साथ खड़ा है। तन्हा कौन है आज दुनिया देख रही है, दुनिया मजीद भी देख ले। आज फिर ट्रंप की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और साबित कर दिया गया कि हिंदुस्तान तन्हा रह गया है। ट्रंप ने वाजे किया है कि मसला कश्मीर इंतहाई पेचीदा है और अशरों पुराना मसला है जिसे हल होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी मसला है।
ये बड़ी पेचीदा सूरत हाल है, ये मजहबी मामला है और मजहबी मामला पेचीदा होता है। वो इस वीकेंड पर फ्रांस में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करेंगे। इसके अलावा आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए उमूर कश्मीर ने भारतीय इक़दामात के खिलाफ मजम्मती करारदाद भी मंजूर कर लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा बता रहे हैं कि भारत मसला कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए LOC पर छेड़छाड़ कर रहा है, जो भारत की पुरानी आदत है। आलमी अदालत इंसाफ जाने के लिए मुशावरत भी की जा रही है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस ने मजीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया है। वादी में कर्फ्यू है, तीसरे हफ्ते में ये कर्फ्यू दाखिल हो चुका है। कश्मीरियों के घरों में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, अस्पताल बंद हैं, दवाओं का फुकदान हो चला है, सड़कें सुनसान हैं। ऑपरेशन के नाम पर काबिज फौज के आबादियों पर मुसलसल हमले हो रहे हैं। मकबूजा वादी में कश्मीरियों के बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, बीमार दवाओं के लिए तड़प रहे हैं। राबते के लिए सिर्फ दिल्ली सरकार के वर्दी वाले दहशतगर्दों के आलात काम कर रहे हैं। अवाम के लिए इंटरनेट, लैंडलाइन, मोबाइल फ़ोन सर्विस सब कुछ बंद है। इन 4 दिनों में ट्रंप, इमरान, मोदी ये तीसरा राब्ता हुआ है और ये राब्ता कितना इम्पॉर्टेंट है। मसला कश्मीर, गुज़िश्ता रोज़ भी हम बात कर रहे थे, बहुत से लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि मसला कश्मीर 6 से 1 साल के दौरानिए में हल हो सकता है। मोदी ट्रंप मुलाकात के बाद क्या बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, इस पर बात करने के लिए मुझे ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक आप ज्वाइन कर चुके हैं। आपको मैं खुशामदीद कहूँगी। खालिद अजीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले तो फारूक साहब, बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी आप पाकिस्तान की इस सूरत में देख रहे हैं। इमरान खान ने कहा था मोदी कश्मीर का मसला हल कर सकते हैं, तो मुझे लगता है अब ट्रंप ही मसला हल कर सकते हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है हमको इतनी बड़ी खुश फहमी में नहीं रहना चाहिए। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल। मेरा ख्याल है हमें इस खुश फहमी में इतना नहीं रहना चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है कि क्योंकि उनकी 2-3 कॉलें चली गई प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और खान साहब ने भी उनसे 2 दफ़ा 3 दफ़ा फ़ोन पे बात की है और उन्होंने कहा जी मैं मीडिएट करूँगा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देखें, अगर ये मेरी नज़र में ये लफाजी है, ये बोल बचन है। एक्चुअली जब तक ऑन ग्राउंड सिचुएशन चेंज नहीं होती, इंडिया को मजबूर नहीं करते अमेरिकन या यूनाइटेड नेशन कि वो आर्टिकल 370 को रिवोक करें, स्टेटस को बहाल करें 3 अगस्त से पहले, तो या जो अट्रॉसिटीज इंडियन आर्मी कमिट कर रही है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर पे, तो फिर मैं कहूँगा हाँ भाई वाकई ये प्रेसिडेंट ट्रंप इफेक्टिव साबित हुए हैं और जो वो कहते हैं वो जनाब वो फिर कर भी दिखाते हैं। उसकी वजह यह है कि आप मुझे ये बताएं, आज तक आपने कभी प्रेसिडेंट ट्रंप के मुंह से ये सुना है कि बड़ी बर्बरियत हो रही है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है और इंडियन आर्मी के हाथों, और प्राइम मिनिस्टर मोदी हम इसको कंडेम करते हैं, आप इन तमाम एट्रॉसिटीज को ख़त्म करें। क्या कभी प्रेसिडेंट ट्रंप से आपने ये बात सुनी है कि जनाब हम इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये यूएन ऑब्जर्वर हैं, ये यूनाइटेड नेशन को वो कहें सिक्योरिटी काउंसिल में कि आप अगर पाकिस्तान में आपने यूएन ऑब्जर्वर डिप्लॉय किए हुए इतनी दिहाइयों से, तो इंडिया में क्यों ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे? तशवीश का इजहार तो किया गया है, वहां पर लोगों के साथ क्या हो रहा है इस पर बात तो की गई है। खैर आपकी बात पर खालिद अजीम साहब से भी मैं उनका पॉइंट ले लेती हूँ। खालिद अजीम साहब, आप इस बात से अग्री करते हैं क्या फारूक साहब की कि हमें खुश नहीं होना चाहिए, अभी सिर्फ और सिर्फ बोल बच्चन चल रहे हैं जब तक ग्राउंड रियलिटीज ना देख लें? हमने उम्मीद नहीं रखी जो है उसके मुताबिक तो फारूक साहब जो कह रहे हैं मैं उससे इत्तफाक करता हूं, लेकिन एक थोड़ी सी चीज़ जो है इसका एक फ़र्क है, उसको आपको ज़रूर सामने रखना चाहिए। अपने इब्तदाइये में आपने कहा कि 1 साल में भी कभी 4 मरतबा किसी आर्मी लीडर ने कश्मीर का नाम नहीं लिया। मैं ये कहता हूँ कि आप हो सकता है कि आपको 4 साल में इसकी कोई मिसाल ना मिले, और उसकी रीज़न ये थी कि कश्मीरियों का वकील था पाकिस्तान, और अगर पाकिस्तान ही उस शदोमत के साथ उस मसले को नहीं उठाता, एक रस्म पूरी करता और जनरल असम्बली के इजलास के मौके पे जाके जो भी खिताब करने वाला, चाहे वो वज़ीर आज़म है, सदर है, वो उसने एक रस्म पूरी कर दी, उसने बात कह दी। दफ्तर खारजा की जानिब से एक बयान चल पड़ा कि जी कश्मीरियों की सियासी, सफारती, अखलाकी इमदाद जारी रखेंगे, लेकिन ग्राउंड पर कुछ ना हो तो फिर सही होता है। अब इसमें थोड़ा सा क्रेडिट अगर आज ट्रंप साहब जो हैं उनको इतनी बार बार बात करना पड़ रही है, तो थोड़ा सा क्रेडिट आप राजनाथ को ज़रूर दे दें, जिसने एटमी हमले की एक तरह से ढकी छुपी धमकी दे दी, और उसने कहा था कि वो जो डॉक्ट्राइन है पहले अटैक ना करने का, उस पर नज़रसानी हम कर सकते हैं हालात अगर हुए। अब ये ऐसी चीज़ है जिसने दुनिया को वाकई खौफ में मुब्तला किया है, और मैं रेफ़र करूँगा आज 4 वज़राए ख़ारजा से हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की टेलीफोन पे बात हुई है,
उनमें से कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जिनकी अहमियत इस हवाले से है कि वो इंसानी हुकूक कमीशन में अपना एक रोल रखते हैं और 9 सितंबर को इंसानी हुकूक कमीशन का जिनेवा में इजलास होने जा रहा है जिसमें पाकिस्तान ये मसला उठाने जा रहा है। तो उनमें से 3 ममालिक ने कम अज़ कम उस एटमी ख़तरे की तरफ इशारा किया है और उनका कहना ये था कि अगर ये स्टैंड ऑफ जारी रहा तो फिर इस बात का खदशा है कि दोनों ममालिक जो हैं वो आमने सामने आ जाएंगे और चूँकि दोनों एटमी क़ुव्वतें हैं किसी मरहले पे भी ऐसा हो सकता है कि वो एटमी जंग में वो चीज़ तब्दील हो जाए और सबको पता है कि उसके असरात सिर्फ बरे सगीर तक महदूद नहीं रहेंगे, इस खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे, उसके असरात यकीनी तौर पे दूसरे जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं उनकी आबादी पे भी होंगे। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसने कम अज़ कम लोगों को इस बात पे सोचने पे मजबूर किया है और उसकी वजह यह भी है कि हमारी तरफ से इसका हार्ड परसूट जारी है। अगर इमरान खान जो है उनको ज़रूरत महसूस तो उन्होंने 2 मरतबा ट्रंप को वो बात याद दिलाई जिसका उन्होंने ख़ुद तस्करा किया था और ख़ुद तस्करा नहीं किया था बल्कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से हमारी एक मुलाकात है, उसमें उनका कहना था कि पाकिस्तान तो चौंक गया कि ट्रंप ने जब ये कहा कि ख़ुद मोदी ने उनसे कहा है कि आप कश्मीर के मामले पे सालसी करें तो हमने तो कहा कि हमें और क्या चाहिए, हम तो चाहते हैं कि इसमें किसी के इंटरवेंशन हो। और बिल्कुल आपने ठीक निशानदेही की, हमने 45 साल बायलैटरलिज्म के सिंड्रोम में ज़ाया कर दिए। मुआहदा शिमला के बाद हमने इसको उस अंदाज में जैसे उठाया जाना चाहिए था वो नहीं उठाया। अगर चंद मरतबा उठाया भी गया तो सिर्फ इस वजह से कि भारत ने वहाँ पे कश्मीरियों के खून से होली खेलना शुरू की, कश्मीरी बाहर निकले, उनकी तहरीक बहुत ज़्यादा जोर पकड़ गई और उसके बाद हमें उसको आगे लेके चलना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान इसका अहम तरीन फरीक था, इसको जिस अंदाज में इस केस को आगे लेके चलना चाहिए था वो नहीं हुआ। और अब चूंकि अब जो हो रहा है खालिद साहब, ये बहरहाल एक कामयाबी है कि सुपर पावर कश्मीर के बारे में अगर 4 दिन में 3 बार तस्करा हो जाता है, 1 महीने में 4 बार तस्करा हो जाता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। फारूक साहब, जैसे कि आप आगाज में जो बात कर रहे थे कि हमें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, तो सर आप ये नहीं समझते कि ये भी बहुत बड़ी बात है कि मसला कश्मीर पर कोई बात तो हो रही है, कोई बात की तो जा रही है, सुपर पावर की जानिब से बार बार तशवीश का इजहार किया जाना, कंसर्न शो कराना, दोनों ममालिक से इस बारे में बात करना, मोदी साहब की क्लास लेना, तो सर ये आपको कामयाबी नहीं लगती? देखिए, मैं यहाँ तक तो आपको कंसीड करता हूँ इस पॉइंट को कि बिल्कुल ठीक है, मादी के मुकाबले में हमने बिल्कुल कश्मीर को पे बहुत इंटरनेशनल हाइप क्रिएट की है। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद इंटरनेशनल कम्युनिटी को कश्मीर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का जो मामला है वो खुद प्रेजेंट कर दिया अपना प्लेट पर रख के, जब उन्होंने उसको रिवोक किया उसके ऑटोनोमस स्टेटस को, जिस पे ज़ाहिर बात है फिर पाकिस्तान ने सही तरीके से रिस्पॉन्ड किया, उसको हाईलाइट किया इंटरनेशनल लेवल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हम गए। लेकिन 2 चीज़ें हैं जो खालिद नसीम साहब फरमा रहे हैं ना, मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि पहली बात कि देखें, चाहे अमेरिका हो चाहे वेस्ट हो, वेस्टर्न पावर, इनके बड़े स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप और इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, बिजनेस इंटरेस्ट हैं, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट हैं इंडिया में। ये लोग बेसिकली घबराते हैं कि अगर वो जिस तरह कहते हैं न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, आजकल ये न्यूक्लियर स्टेटमेंट्स जो हैं इंडिया से जो आई हैं जारहाना किस्म की नामुनासिब स्टेटमेंट, जारी बात है, और हमने भी इसको हाईलाइट किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, तो वो जो एक ऐसा ये न्यूक्लियर जंग का खतरा हो या फिर कोई ओपन कॉन्फ्लिक्ट या इवन लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये चीज़ें जो हैं इससे ये वेस्ट परेशान हो जाते हैं। और मेरा ख्याल इनका माजी में भी देखा गया है कि जब कभी इंडिया पाकिस्तान दे कम क्लोज टू अ लिमिटेड वॉर और समथिंग लाइक दैट, तो ये लोग एकदम आते हैं और बीच पिचा करके इनको से हमें सेपरेट कर देते हैं और मामला ठंडा कर देते हैं, जिस तरह 27 फरवरी को हुआ था। इसलिए आपको पता है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो भी एक श्रिंकिंग इकोनॉमी है, वहां पे हालात इस वक्त ठीक नहीं, खराब हैं, लाखों लोग वहां पे जॉबलेस हो रहे हैं। तो इतने इनकी स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट इंटरेस्ट हैं कि दे डोंट वांट कि जंग हो, तो वो इनके सारी कंपनीज का वहां पे आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस दिन ये 5 अगस्त का फैसला हुआ था उसी दिन क्या हो गया था सर, वहां पर पूरी उनकी स्टॉक मार्केट गिर गई थी। बिल्कुल आपकी सही बात है जी। मेरी बात सुने किरण, मेरी बात सुने, या दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, उनके वहां पे आप अमेरिका को एक और मसला ये है
कि इस वक्त वो फंसे हुए हैं, उनके इंटरेस्ट हमारे साथ कन्वर्ज कर रहे हैं। मैं मादी में नहीं जाता हूं, मादी में सैंक्शन अप एंड डाउन और बड़े गड़बड़ हुई थी हमारे ताल्लुका। जब हमारे इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं तो फिर बड़ी अच्छी स्टेटमेंट आनी शुरू हो जाती हैं, बड़े गुडी गुडी और वार्म हालात हो जाते हैं, जिस तरह बिल्कुल अफगानिस्तान अमन अमल का, और कल ये बात भी की गई है ट्रंप साहब की जानिब से। बिल्कुल हम उनको निकालने में, हमको मदद करने, एक्सट्रिकेट करने में। एग्जैक्टली फारूक साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, माफ कीजिएगा कता कलामी कर रही हूँ, मेरे पास वक्त की बहुत ज्यादा कमी है। खालिद अजीम साहब आप शुक्रिया। और अभी ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगी तो एक वॉर कराची में इस वक्त है जो बच्चे ना देखें, बस मैं ये कहूंगी। ब्रेक के बाद आते हैं, इस वॉर के बारे में बात करते हैं, कौन सी जंग है ये। वेलकम बैक वंस अगेन जी। और ब्रेक से पहले जो मैं आपको बता रही थी कि एक वॉर का आगाज़ हो गया यहाँ कराची में, तो मौजूदा मेयर और साबिक मेयर में एक बात तो कदरे मुश्तरक है कि दोनों को अपनी ज़बान पर काबू नहीं है। कल रात 10 बजे शुरू होने वाली इल्ज़ामात की वॉर बड़ी सी लड़ाई में तब्दील हो गई है। वसीम अख्तर अगर शोला बयान है तो मुस्तफ़ा कमाल भी आग बरसाने में किसी से पीछे नहीं है। कल रात मेयर कराची बोले, मुस्तफ़ा कमाल बताएं अल्ताफ़ हुसैन को तलाक के लिए पैसा किसने दिया? तो साबिक मेयर कहते हैं अब इसका जवाब वसीम अख्तर की अहलिया से ले लें, वही इस वक्त ईडीओ थी। अगर अल्ताफ़ हुसैन को पैसा गया होगा तो उन्होंने ही भेजा होगा। वसीम अख्तर ने मुस्तफ़ा कमाल पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं किया, सारा पैसा लंदन भेजा। मेयर ने सवाल उठाया कि छोटा सा मुलाजिम था, 2 करोड़ की गाड़ियाँ और डिफेंस में बंगला कहाँ से आ गया? वसीम अख्तर के इल्ज़ाम पर PSP सरबराह आग बगोला हो गए। जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर डाली है। मुस्तफ़ा कमाल ने मुतालबा किया है कि कराची की तबाही के जिम्मेदार मेयर कराची हैं, उनका नाम ECL में डाला जाए, वरना ये कभी भी फरार हो सकते हैं। वसीम अख्तर ने बहुत सी प्रॉपर्टी मुल्क और बैरून मुल्क बनाई हुई हैं। वसीम अख्तर को उल्टा लटका कर कराची वालों का पैसा निकाला जाए। कह रहे हैं आगे ही मुहिम चला रहे हैं, मीरा, रीमा या माधुरी है जो मुहिम चला रहे हो। सिटी गवर्नमेंट के पास इख्तियारात हैं, वो कचरा उठवा सकती है। वसीम अख्तर झूठ बोलते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल ने एक बार फिर आर्मी चीफ से अपील कर दी है कि कराची का दौरा करके इमरजेंसी नाफिज करते हैं। दोनों मेयर्स की वॉर यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। वसीम अख्तर फिर सामने आए और मुस्तफ़ा कमाल पर इमरान फारूक की बहन को धमकाकर अपनी नौकरी की फ़ाइल गायब करवाने का इल्ज़ाम लगा दिया। मज़ीद कहा कि मुस्तफ़ा कमाल फ्रस्ट्रेटेड हैं, उसको कोई टारगेट तो चाहिए था। बानिया MKM ने उन्हें कच्चा तोड़ा, हमें भुगतना पड़ा है। मुस्तफ़ा कमाल के पास चूरन बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। वसीम अख्तर ने उन्हें निकम्मा तक कह दिया और कह रहे हैं कि हम एतराज़ करते थे लेकिन मुस्तफ़ा कमाल पर अल्ताफ़ हुसैन साहब का हाथ था। अब मैं क्या क्या बताऊं आपको, क्या क्या सुनेंगे कि एक दूसरे के खिलाफ ये सब कुछ पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी बहुत कुछ होता रहा है। सुन लीजिए फिर मज़ीद बात कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा होता कि मौजूदा मेयर और साबिक मेयर इख्तियारात के हवाले से और काम के हवाले से आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे होते, लफ्जी वार कर रहे होते, लेकिन ये तो कोई दूसरी वॉर का आगाज़ हो गया है। तो मेयर वॉर्स हम इसे कह रहे हैं। साबिक वर्सेस मौजूदा मेयर आमने सामने हैं। इख्तियारात का रोना वसीम अख्तर रो रहे हैं, तो इख्तियारात होने का इल्ज़ाम मुस्तफ़ा कमाल साहब की जानिब से लगाया जा रहा है। अभी मैं आपको पहले बता देती हूँ कि आखिर हकीकत क्या है। देखिए, इख्तियारात का रोना वसीम अख्तर साहब की जानिब से रोया जा रहा है। मुस्तफ़ा कमाल साहब जिस वक्त मेयर थे उनके पास कौन कौन से इख्तियारात थे वो मैं अब आपको दिखाने जा रही हूँ। वसीम अख्तर साहब के पास कौन से महकमे थे? साबिक नाज़िम कराची मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, वाटर बोर्ड, मास्टर प्लान, पार्किंग, लोकल टैक्स डिपार्टमेंट, बिल बोर्ड्स, साइन बोर्ड्स, सड़कों और पार्क्स के इख्तियारात मौजूद थे। इसके अलावा इनके पास फायर ब्रिगेड और शहर के कब्रिस्तान के भी इख्तियारात इनके पास मौजूद थे। तो मुस्तफ़ा कमाल के पास सिंध हुकूमत के 21 महकमे भी थे जो KDA के अलावा थे। अब आपको मैं दिखा देती हूँ कि वसीम अख्तर साहब कितने बाइख्तियार थे। मौजूदा मेयर कराची के पास सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कोई इख्तियार नहीं है। KDA का महकमा भी वसीम अख्तर साहब के पास नहीं है। सिंध हुकूमत के 21 महकमे भी वसीम अख्तर साहब के इख्तियार में नहीं है जो मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास थे। मास्टर प्लान,
वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो या लोकल टैक्स डिपार्टमेंट हो, बिल बोर्ड हो, साइन बोर्ड हो, किसी का भी इख्तियार मेयर कराची साहब के पास नहीं है। अगर कुछ है तो म्यूनसिपल सर्विसेज डिपार्टमेंट इनके पास है, फायर ब्रिगेड का महकमा, शहर के कब्रिस्तान भी मेयर कराची के पास है। इसके अलावा 38 पार्क्स, DMCs और 2 ज़िलों का कचरा उठाने का इख्तियार वसीम अख्तर साहब के पास है। अब अगर इस पर कोई तज्जिया करने का कहे तो भला क्या किया जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, क्योंकि इख्तियारात तो कोई मुकाबला नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल और वसीम अख्तर की मेयरशिप का दोनों के इख्तियारात में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। और इस वक्त मुझे मौजूदा मेयर कराची वसीम अख्तर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। वसीम साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने सुनी होगी, मुस्तफ़ा कमाल ने आप पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात लगाए, क्या कहना चाहते हैं आप इस पर? देखिए, एक चीज़ करेक्ट करूँगा। आपने अभी कहा है कि 2 या 4 डिस्ट्रिक्ट की कचरा उठाने के इख्तियारात मेरे पास है। ऐसा नहीं है, ये करेक्शन कर लें। मेरे पास कचरा उठाने का इख्तियार कहीं का भी नहीं है। KMC के पास नहीं है अब ये डिपार्टमेंट, ठीक है सर, ये डिस्ट्रिक्ट्स के पास है। ठीक है। अच्छा, दूसरा आपने कहा करप्शन। देखें, कौन सा आदमी चार्ज लगा रहा है ये पहले देख लें। इससे ये सवाल किया जाए कि रेफरेंस नैब ने इस पे फाइल किया है, इसने करप्शन का, और नैब का रेफरेंस है जिस पे इन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट ली हुई है। फिर नैब को इन्होंने बुरा भला कहा, गालियां दी। उन्होंने इस पे एक और इंक्वायरी खोलने की बात की तो नैब के दफ्तर जाके माफी मांग के आ गया। ये मीडिया में सबके सामने नैब से माफी मांगी। जिसके पास इतना बैगेज हो, जो खुद करप्शन में घिरा हुआ है, चाइना कटिंग सारी इन्होंने कराई, बाग़ इब्न कासिम के प्लॉट्स बेचे जिसपे इनके ऊपर रेफरेंस है नैब का, तो वो आदमी किसी पे चार्ज लगाए तो अजीब सा नहीं लगता कि किसी और को करप्ट कह रहा है और खुद पे वो रेफरेंस बना हुआ है नैब का। तो मैं इस पे इतनी तवज्जो देता नहीं, मजबूरन आज मैंने इनको छोटे मोटे जवाब दिए हैं। ये बेवकूफ़ आदमी है, इसको अल्ताफ हुसैन लेके आ गए थे इस काम में, इस काबिल थे नहीं ये, बदतमीज नहायत, किसी चीज की तमीज नहीं है, किससे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, कहाँ परवरिश हुई है, समझ से बाहर है। MKM के बानी कायद के चहीते तो आप भी थे ना, बिलाखिर आपको भी मेयर तो उन्होंने ही बनाया था ना? चहीता नहीं, चहीते तो ये थे, पप्पियां इनकी ली जाती थी और कंधे पे सर ये रखते थे और रोते थे, रो रो के यहाँ तक पहुंचे, चमचागिरी कर करके। इनसे पूछें, ये लैब अटेंडेंट थे KMDC में, अस्पताल में लैब के अटेंडेंट जो होते हैं वो थे। इनके पास आज ये 2 घर हैं, 2 करोड़ की गाड़ियां हैं, ये कैसे आई? ये तो लैब अटेंडेंट था, MKM ने इनको घर दिया था जो अभी तक इनके पास है। इनके पास घर भी नहीं था, ये ऑपरेटर थे 90 पे। तो ये इतनी सियासत चमका रहे हैं यहाँ बैठ के, ये खर्चे कहाँ से आ रहे हैं इनको? करप्शन। वसीम साहब, आपने कहा कि कंधे पे सर रख के, रो रो के, पप्पियां ले लेके अब मेयरशिप इन्होंने हासिल की है। तो सर मैं आपसे ये तो कह रही हूँ, मेयर आपको भी तो उन्होंने ही बनाया था, तो आपको क्यों बनाया था? नहीं बोल रहा मैं तो इनकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। जो दिमाग खराब हुआ वो इस तरह से हुआ था, अल्लाह का शुक्र है मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है। इनको देख भी रहे हैं, आपने देखा होगा चेयरमैन नैब को गालियां दे रहे थे, ये डायरेक्टर जनरल नैब को गालियां दे रहे थे। ये इनको पता ही नहीं है किस तरह बात करनी है। ये तो बेवकूफ़ी में बन के ये यहाँ पहुंच गया है, फिर सेनेटर बना दिया इसे कंपनसेट करके। इस काबिल उस वक्त था नहीं ये पार्टी में, मगर अब आ गए थे, इनको जगहें दे दी गई, बस बर्दाश्त कर रहे थे पार्टी वाले भी। आज ये भाग गए थे कराची से, दुबई भाग गए थे, वहां से कान पकड़ के लाया गया इन्हें। अब वसीम साहब, यकीनन ये बात भी आपने सुनी होगी, तलाक के पैसे के हवाले से वो बात कर रहे थे कि आपकी वाइफ वीडियो थी, तो आपको तो पता होगा अगर पैसा भेजा है तो। नहीं, पैसा डिपार्टमेंट से थोड़ी जाता है, पैसा तो इन्होंने जो चाइना कटिंग की थी बाहर ठेकेदारों से, वो पैसा भेजा है, डिपार्टमेंट से थोड़ी जाता है पैसा, वो तो सरकारी मामला है। ये डाइवर्ट ना करें ना, ये सब जानते हैं। इनसे पहले कुरान पे हाथ रख के मना करते हैं वसीम झूठ बोल रहा है, मैंने अल्ताफ हुसैन की डिवोर्स की सेटलमेंट का पैसा नहीं भेजा। इनसे ये बोल दें कि कुरान पे हाथ रखें और बोले वसीम झूठ बोल रहा है, मैंने नहीं किया। ये क्यों नहीं करते? इधर उधर क्यों घुमा रहे हैं?
अभी तो एक बात निकाल ली है, बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास। मैं आस्ते आस्ते अगर इनकी जबान बंद नहीं हुई तो मैं इनको ठीक करना जानता हूँ। ये हमारे आगे का बच्चा है। आप इंतजार कर रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब कुछ कहें, फिर उसके बाद आप एक बात करें, फिर वो कोई बात करें, फिर आपकी जानिब से कोई बात हो? मेरे साथ पहल इन्होंने ही की थी। मैं तो कल एक टीवी टॉक शो में बैठा था, तो उन्होंने इनकी क्लिप सुनाई, क्योंकि ये तो बदतमीज आदमी है, जहाँ बैठता है बदतमीजी से बात करता है। तो इन्होंने बदतमीजी से मुझे एड्रेस किया था, उसका जवाब मैंने इनको दिया है। हाँ। कि इनकी हैसियत क्या है, ये किस तरह थे, माजी क्या था इनका। ये लैब के एक अटेंडेंट थे KMTC में, जाली पेपर्स फाइल करके इलेक्शन लड़ा इन्होंने। ये गवर्नमेंट के मुलाजिम थे, फाइल चोरी करके KMTC से इन्होंने अपना रजिस्टर सबगाइब किया। अच्छा वसीम साहब, इलेक्शन लड़ा। वसीम साहब, अदालत लेके जाएंगे सारी बातें आप? हाँ, अगर हुआ, मेरे पास अभी वक्त नहीं है, दूसरे कामों में लगा हुआ हूँ, हुआ तो जरूर लेके जाऊंगा। बल्कि ये तो खुद अदालत में है, अभी भी नैब का केस चल रहा है इस पे। अभी जो इसने प्लॉट्स बेचे हैं अमलगमेट करके बाग़ इब्न कासिम के, वो नैब प्रोब कर रही है उस पे, और इसने बेल बिफोर अरेस्ट भी ली हुई है। तो आदमी के ऊपर ऑलरेडी करप्शन के चार्जेस हों और जिस पे इन्वेस्टिगेशन हो गई हो, रेफरेंस हो, वो किसी पे इल्जाम लगाए तो अजीब सा लगता है मुझे तो। ठीक है मेयर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। साथ आप मौजूद, शकील भी मेरे साथ मौजूद हैं, और PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब भी कुछ ही देर में मुझे ज्वाइन करने वाले हैं। फैसल, ये मेयर वॉर्स चल पड़ी है कराची में, ये अचानक से क्या हुआ है? वैसे आज से 1.5-2 साल पहले हमने देखा था कि PSP और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में एक झगड़ा शुरू हुआ था, लेकिन अब ये डायरेक्टली मेयर्स की लड़ाई शुरू हो गई है। तो इसका फ़ायदा किसको हासिल होगा? जी किरण, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये जो इस वक्त ये वॉर चल रही है, इस वक्त तो अवामी मसाइल है। कराची जो है वो मसाइल में घिरा हुआ है, और इस मसाइल को भुला के ये आपस में जिस तरह से लड़ रहे हैं, तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि ये इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। जो आने वाले इलेक्शन है उसमें जो हिस्सा लेना है उसके लिए ग्राउंड बना रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। जो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, यही वो दोनों लोग थे और यही वो पार्टी थी जो पहले ये कसीदे पढ़ते थे, और अब जो है वो इस तरह का नहीं है। आपस में एक दूसरे को जो है वो इस तरह से बता रहे हैं कि पूरी पार्टी जो है वो दादागिरी करके जो है वो ये मेयर जब साबिक नाजिम थे मुस्तफ़ा कमाल, ये अपने काम करवाते थे और इस तरह से होता था। और ये चाइना कटिंग का पैसा जो है वो अल्ताफ़ हुसैन की डाइवोर्स के लिए मुस्तफ़ा कमाल ने भेजा। ये वसीम अख्तर के इल्ज़ामात जो लगाए गए हैं वसीम, तो इस पे जो है वो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सच है कौन झूठ है। वसीम अख्तर कह रहे हैं कि मेरे पास जो है वो ऐसी कई शवाहिद हैं और इतनी फ़ाइलें हैं, अगर मैं मुंह खोलूँगा तो मुस्तफ़ा कमाल जो है वो यहाँ पर रहेगा नहीं। उनका ये भी दावा है कि मुस्तफ़ा कमाल की वापसी की टिकटें हो गई हैं और वो वापस चले जाएंगे। उन्हें जिस मिशन पे भेजा गया था वो नाकाम हो गया है, वो इलेक्शन में जो है वो हार चुके हैं और मजीद जो इलेक्शन लड़ने की वो तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी हार। कितनी तैयारी कर रहे हैं और कहाँ तक कामयाब होंगे, कितनी उम्मीद है? सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुस्तफ़ा। सबसे पहले तो सर ये बताइए, बल्दियाती इलेक्शन आने वाले हैं, कैसी तैयारी चल रही है PSP की? मेयर आ जाएगा आपका सर? क्या मुझसे पूछ रही हैं? जी जी, मुस्तफ़ा कमाल साहब आपसे पूछ रही हैं। जी, एक तो वो आपके थोड़े से पहले वाले कमेंट्रियों का जवाब दें, अगर आप सेंट्रल इनके पास है, और इनके पास है, मलीर इनके पास है, साउथ इनके पास है, वेस्ट इनके पास है। वहाँ पर सफाई का निजाम जो है वो क्या है? ये इज्जत के साथ के जो है मेरे पास ये बिल्कुल गलत है। ये वाली बात खबर मिलती है ये इलेक्शन की तैयारी चल रही है। नहीं, देखें कितनी बढ़ गई है, लोग मरे हैं, वो मैंने नहीं मारे, करप्शन के पैसे मेरे पास बढ़ गए हैं भी नहीं है। अभी 2 बारिशों में पैसे अपने शहर में 3 सालों से जो है ये मेंटेनेंस और फ्यूल के पैसे अपनी जेबों में डालने की हुकूमत है और झूठ बोल रहा है नहीं है, फैसल शकील साहब इख्तियारात नहीं है। गवर्नमेंट कहती है कि इसने 40 अरब रुपए दिए, मेरे पास 69 अरब रुपए का हिसाब किताब जो डिस्ट्रिक्ट को पैसे गए और उसको पैसे गए। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये हालिया बारिशों में नालों की सफाई की सारी जिम्मेदारी इस मेयर की और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की थी। कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इसमें किरदार नहीं था। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो बोर्ड बना है वो बोर्ड सिर्फ साउथ को देख रहा है, साउथ और ईस्ट को देख रहा है। 6 टाउन्स हैं, 4 टाउन्स, 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट
सेंट्रल इनके पास है, कोरंगी इनके पास है, मलीर इनके पास है, साउथ इनके पास है, वेस्ट इनके पास है। वहां पर सफाई का निज़ाम जो है वो क्या है? ये शख्स जो है मेरे पास पत्ता हिलता है तो मुझे खबर मिलती है, जाकर इनकी प्रॉपर्टीज देखें कितनी बढ़ गई हैं, जाकर इनकी जो है वो इनके करप्शन के पैसे कितने बढ़ गए हैं, ये तनख्वाहों के पैसे अपनी जेबों में डाल लें करोड़ों रुपए, ये मेंटेनेंस और फ्यूल के पैसे अपनी जेबों में डाल लें, तो ये बिल्कुल इलेक्शन कैंपेन नहीं है फैसल शकील साहब। ये भाई यही इल्जामात जो आप उन पे लगा रहे हैं, यही इल्जामात वो आप पे लगा रहे हैं मुस्तफ़ा भाई। वो ये कह रहे हैं कि आपके पास जो है वो गाड़ियां, मकानात और ये सब चीज़ें कहाँ से आई, और ये वो आप पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो आप उन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो ये इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम इस वक्त क्यों लगाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल फैसल भाई, मैं जवाब फैसल शकील भाई मैं जवाब दे देता हूँ आपको। देखिए इस वक्त नहीं है, मेरी तो ये सारी बातें आज की नहीं है, मैं तो पहले दिन से ये वाली बात कर रहा हूँ कि भाई ये बंदा 6 बजे के बाद नाइट पार्टीज में इन्वॉल्व हो जाता है, इसकी इतनी बदकारियां हैं कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट से इख्तियारात नहीं ले सकता। प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसको अपनी वीडियोस दिखाएगी इसकी नाइट पार्टीज की, कि वहां पर ये जो है वो गिव अप करके आ जाता है किरदार वाले लोगों। मुस्तफा कमाल साहब वैसे वो आपको ऑफर कर रहे हैं कि किसी दिन आ जाएं, आपको भी मजे कराते हैं। बहरहाल आप मुझे बताइएगा। तो जी जी मैंने आपका यही पैगाम दिया है, जवाब दे रहा हूँ ना, जवाब दे रहा हूँ शफीक भाई, आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ ना। आपने जो बात की कि जी निज़ाम भाई वो आज मेयर है, मैं मेयर नहीं हूँ, वो आज मेयर है, उसके पास सिटी गवर्नमेंट है। अच्छा भाई, अगर ये इख्तियारात नहीं हैं और आपने जो पहले ये जो मैप्स दिखाए कि ये आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मेरे पास कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मेरे अंडर में नहीं, सेंट्रल इनके पास है, भी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर में थी, मलीर इनके पास है, बताया है कि आपके पास वेस्ट इनके पास है। वहां पर सफाई का निजाम और लोकल टैक्सेस को आप जो है मेरे लोकल टैक्सेस को ही एडवर्टाइजमेंट का डिपार्टमेंट कहते हैं, जाकर इनकी दो अलग-अलग देखें कितनी बढ़ गई हैं, जाकर इनकी जो है वो इनके करप्शन के पैसे कितने बढ़ गए हैं, ये इसकी तनख्वाहों के पैसे अपनी जेबों में डाल लें करोड़ों रुपए, ये मेंटेनेंस और फ्यूल के पैसे अगर लंदन का भी मेयर आप बना दोगे, ये लंदन नहीं है, लियारी बना देंगे, 6 महीनों में खा जाएंगे ये। लेकिन इख्तियार का मसला नहीं है। देखिए मुस्तफा भाई, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। ये तो आपके पास जो है वो गाड़ियां, मकानात और ये सब चीजें कहां से आई, और ये देख रहे थे तो आप पर ये इल्जाम लगा रहे हैं जो आप जनरल इल्जामात लगा रहे हैं। तो ये इल्जाम इदारों की सपोर्ट इस आपके पास थी, और जो इख्तियारात आपके पास थे वो, और अभी के जो मेयर है उसके इख्तियारात में आप क्या समझते हैं वो इक्वल हैं? बिल्कुल उस पे जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन मुस्तफा कमाल साहब बिल्कुल सवाल ले लीजिए सर, बिल्कुल सवाल ले लीजिए मेरा, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। अभी भी मैं वसीम अख्तर साहब से बात कर रही थी तो उन्होंने अभी भी वो अपनी उस बात पे कायम है कि अगर तलाक की सेटलमेंट मुस्तफा कमाल साहब ने नहीं करवाई है तो वो हल्फन कहते हैं, वो कुरान पाक पर हाथ रख के इस बात का हलफ ले ले कि उन्होंने सेटलमेंट नहीं करवाई है। क्या सेटलमेंट के पैसे नहीं भेजे? सॉरी सर, तलाक के पैसों की सेटलमेंट की जो बात हो रही थी, सेटलमेंट के पैसे नहीं भेजे हैं। वसीम अख्तर सुने मेरी बात सुने। वसीम अख्तर का इतना बड़ा ही नहीं था वो उस वक्त कि वो हमारी बातों तक उसको एक्सेस हो सके। उसने ये सुनी सुनाई बातों के ऊपर जो उसको क्या पता कि हमने कितने पैसे पहुंचाए और कितने पैसे नहीं पहुंचाए, और पहुंचाए होंगे तो उसकी बीवी जो है वो मेरी ईडीओ फाइनेंस थी मेरी निजामत के दौर में, फिर उसी से लिए होंगे। तो मैं इसकी बीवी से पूछकर बताता हूं यही मैंने पैसे लिए नहीं है। वो कहते हैं कि डिपार्टमेंट से लेके तो पैसे नहीं जाते हैं ना, डिपार्टमेंट के जरिए पैसे थोड़ी जाते हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल इनके पास है, कोरंगी इनके पास है, मलीर इनके पास है, साउथ इनके पास है, मेरे कमरे में पास है, वहां पर सफाई का निजाम जो है वो क्या है, ये हाथ लगा के जो है मेरे पास पोस्टिंग मांगी थी, ये लेवल खबर मिलती है, जाकर इनकी प्रॉपर्टीज देखें कितनी बढ़ गई हैं, जाकर इनकी जो है वो अंदर आने के बगैर पैसे कितने बढ़ गए हैं, ये तनख्वाहों के पैसे अपनी जेबों में डाल लें करोड़ों रुपए, ये मेंटेनेंस और फ्यूल के पैसे अपनी जेबों में डाल लें। तो ये इसको इलेक्शन कैंपेन नहीं है, फैसल लेकर आ जाए ये कुरान उठा ले, उसके बाद उसके आप मुझे सामने बुला लें, उसको बोले कुरान लेकर आ जाए। कुरान में ये कह रहे हैं कि आपके पास जो है वो गाड़ियां, मकानात और ये सब चीजें कहां से आई, और ये वो आप पर ये इल्जाम लगा रहे हैं जो आप उन पर इल्जाम लगा रहे हैं। जो ये कह रहा है वो पहले कुरान पे रखकर ये वाली बात कर लेना ना। मैं आप जो टाइम जगह बताएंगे मैं वहां पे आ जाऊंगा, उसके बाद मेरा जवाब उसके बाद ले लीजिएगा आप, वो तो उठा लेना जो मैंने थोड़ी शुरुआत की वो लेकर आ जाए। आप उसको मुझे आप अपनी जगह पे टाइम पे मुझे बुला लें और उसको बोलें कि आ जाए और मैं सामने बैठ जाता हूं।
और वो ये वाली बात कर ले मेरे सामने, कुरान पे रखकर हाथ रखकर कर ले, खत्म हो जाती है बात, मुझे सजा दे दीजिएगा उसके बाद से, नंबर 1। फिर ये फैसल शकील साहब वाली बात का मैं जरा जवाब दे दूं, वरना वो बात आगे निकल जाएगी। वो ये कि आपने फरमाया कि वो मुशर्रफ साहब की सपोर्ट थी, फैसल शकील साहब, और बड़ा फर्क था और बड़ी सारी चीजें थी। आपकी और आपके सुनने वालों के लिए और समा वालों के लिए ये अर्ज है कि भाई अगर मुशर्रफ साहब को सपोर्ट थी तो सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल को थी, तो हैदराबाद के मेयर को सपोर्ट नहीं थी मुशर्रफ की। तो जब मुस्तफ़ा कमाल वर्ल्ड सेकंड बेस्ट मेयर डिक्लेयर हो रहा है तो सुन तो लें, हैदराबाद के मेयर को थर्ड बेस्ट मेयर डिक्लेयर हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए मुशर्रफ साहब के साथ मैंने सिर्फ 16 महीने उनकी प्रेसिडेंटशिप में गुजारे हैं। मैंने 3.25 साल जरदारी साहब की टेन्योर में गुजारा है। मैं आया हूं 2006 जनवरी में, ऑफिस आया हूं 2008 में मुशर्रफ साहब चले गए जनाब। मैं 2010 में मेरी निजामत खत्म होती है, जब जरदारी साहब 3.25 साल उनके साथ गुजारे। आप उनको तो ये इल्जाम नहीं देते कि जरदारी साहब ने हमारी सपोर्ट की थी, नहीं, ये मुस्तफा कमाल की क्रेडिबिलिटी थी। रात को जागता था, हराम नहीं कमाता था। और ये जो बातें कर रहे हैं, ये बंगले और घर और 2 बंगले, और मुझे 20 बंगले देने के लिए लोग तैयार हैं, मुझे 20 गाड़ियां देने के लिए तैयार हैं लोग। मेरे दोस्त हैं, मेरे अहबाब हैं, मेरे यहाँ पे मैंने खिदमत की है। मेरे सर आप लैब अटेंडेंट थे सर? मुस्तफा मेयर कराची कह रहे हैं कि लैब अटेंडेंट थे, उनके पास ये बंगले और ये गाड़ियां कहां से आई? तो मैं आपसे पूछूं, आप लैब अटेंडेंट थे सर? जी तो वो जो है वो पैदा जो है वो क्या हुआ था, वो पैदा होते ही वो अम्मा की पेट से जो है वो इसी तरह बिलियनर बन के निकला था। मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल की है, ग्रो अप किया है, 10 जॉबें की हैं, पढ़ा हूं स्टूडेंट, और पॉकेट खर्च के लिए मैंने जॉब्स की है, ट्यूशन पढ़ाया है। और उसके बाद आप तो लैब अटेंडेंट होना जो है वो अगर फर्ज करें उसकी बात मान लेते हैं, तो ये जुर्म है क्या? ये बिल्कुल सर कोई जुर्म नहीं है, बिल्कुल कोई जुर्म नहीं। वो ये कह रहे हैं कि आपने जो है वो कोकेन पार्टी अपनी सुने, ये बात फिर बहुत आगे तक जाएगी। ये मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। फिर मेरे चाहने वाले मुझे कहते हैं कि आप छोड़ दिया करें ना, ये बात इतनी नहीं। मुस्तफा भाई वो ये कह रहे हैं कि लैब अटेंडेंट होने की बात आपने छुपाई इलेक्शन कमीशन से, वो ये कह रहे हैं। अब वो फाइल गायब कराई, तो अच्छा अब वो बता देना जाके। ये भी इल्जाम लगा रहे हैं मुस्तफा भाई, ये भी आप पर इल्जाम लगा रहे हैं कि इमरान फारूक शहीद की बहन को धमकियां दी आपने फाइल गायब करवाने के लिए। अच्छा सुनिए, ये 46 लोग कराची के मर गए हैं, 3 साल इसकी मेयरशिप को हो गए हैं। ECL में इसका नाम डलेगा, ये अब पकड़ा जाएगा जब उसको और ये सारे इनके कराची के मरने वालों के इनके पास है, मलीर इनके पास है, साउथ इनके पास है, वेस्ट इनके पास है, वहां पर सफाई का निजाम सारे इल्जाम ये ECL में नाम डाला जाएगा, इसके लिए अदालत खबर मिलती है कि जाकर इनकी प्रॉपर्टीज देखें, नशा नहीं है। पहले से बोलो ये नशा ही नहीं है, पैसे कितने बढ़ गए हैं इसका, और इसको देखो कि मेयर नशे है या नहीं है, कितनी अज्जा इसके खून से निकल, कितने किस्म के कोकीन की मिलावट नहीं है फैसल शकील साहब। जिस दिन इसका डोप टेस्ट क्लियर आ जाए, इसका ब्लड टेस्ट क्लियर आ जाए, उस दिन मैं इसके सारे इल्जामात को मनोन मान लूंगा। भाई वो ये कह रहे हैं कि मेरा भी ब्लड टेस्ट करवा लो, इसका भी ब्लड टेस्ट करवा लो, आ जाएगा कि गंदगी जो है वो ECL में नाम डालने की बात करें तो इस बात का जवाब दे दीजिए कि इसके लिए आप अदालत से रुजू कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, साबिक मेयर की, मौजूदा मेयर की लड़ाई जो हो रही है, इससे कराची को क्या फायदा होने जा रहा है? फैसल शकील भाई मैं जवाब नहीं, मैं बिल्कुल लड़ाई नहीं है, मैं बिल्कुल लड़ाई नहीं कर रहा। ये जो कल के आपके यहाँ प्रोग्राम में ये सारी बातें की, मैंने तो लड़ाई नहीं की। मैं तो कराची वालों को ये बता रहा हूं कि भाई अगर जो है वो आप कीमे की मशीन में सुअर का गोश्त डालोगे तो आगे से कीमा बकरे का नहीं निकलेगा, आगे से कीमा भी सुअर का निकलेगा। तो जो तुम्हारे इस शहर के करता धरता हैं उनसे तुम अगर खैर की उम्मीद रखते हो तो भूल जाओ, अभी तुम्हें और मरना है। मैं ये आगाह कर रहा हूं कराची वालों को। और ये जैसे जैसे वरख पलटते चले जाएंगे, मैंने आज बताया है, इनको बताया है, मैंने ट्रेलर दिया, सिर्फ हेडिंग बताई है।
कि फिर आ जाते हैं इसके ऊपर। अच्छा भाई पैसे भेजें तो ईडीओ फाइनेंस जिनकी इनकी मिसेस थी, इनकी वाइफ थी ईडीओ फाइनेंस, तो उनसे लेकर भेजे होंगे। वो मैं पूछता हूं फिर नायला वसीम से कि भाई जो चार को इन्होंने पैर पकड़ के कोरंगी इनके पास है, मलीर इनके पास है, तो उनका ये कहना था कि चाइना कटिंग के जो पैसे आते थे शहर भर से भत्ता, ये भेजते थे मुस्तफा कमाल। मेरे पास पत्ता हिलता है तो मुझे खबर मिलती है। अच्छा सुन लो, फैसल भाई बड़े बड़े देखें कितनी बढ़ गई हैं। जाकर इनकी जो वो मैं चाइना कटिंग के पैसे कितने बढ़ गए हैं, उसी अल्ताफ हुसैन का मेयर बन गया है, अपनी जेबों में डाल रहे हैं करोड़ों रुपए। ये मेंटेनेंस और फ्यूल के पैसे अपनी जेबों में डाल रहे हैं। हुसैन मेयर बना रहे थे, कैंपेन नहीं है फैसल शकील साहब, तुम ये वो चाइना कटिंग के पैसे लेने वाले आदमी मुस्तफा कमाल से मैं तुम्हारा मेयर नहीं बनता। अबे बेवकूफ बनाता है बेवकूफ। अभी मैं क्या बोलूं कि जब ये मेयर बना रहे थे और ये वो आप पर ये इल्जाम लगा रहे हैं जो आप 2 से 3 बार ये तस्करा कर चुके हैं कि वसीम अख्तर साहब आपके पांव पकड़े हैं उन्होंने, तो किस ट्रांसफर की आप जो बात कर रहे हैं अपनी एहलिया के लिए या उनकी पोस्टिंग के लिए, तो फिर आपने कर दिया था इस बात पर, पांव पकड़ने पर जी आपने जो ट्रांसफर था, जो पोस्टिंग थी, वो फिर पांव पकड़ने पर कर दी थी। हाँ, मैंने जो है उसके पांव पकड़ने पे जो है वो उसकी बीवी को पोस्टिंग दे दी थी, मैंने ईडीओ फाइनेंस लगा दिया था। फिर अल्ताफ हुसैन साहब नाराज हो गए तो गवर्नर से कह के उसको हटवा दिया। फिर ये बेगम के साथ गए थे लंदन, फिर पोस्टिंग लेकर आ गए वहां से। अच्छा ठीक है। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब इस बात का जवाब भी दे दीजिए सर कि आप ईसीएल में नाम डालने की बार बार बात कर रहे हैं, आपने अपनी मीडिया टॉक में भी ये बात की, अदालत से रुजू कर रहे हैं आप इस बात पर? अरे यार अदालतों के पास पहले बहुत सारे काम कम है क्या, अदालतें भी कर लेंगे, अदालतों में भी कर लेंगे। ईसीएल में इस आदमी का नाम जाना चाहिए। देखिए इन्होंने बहुत पैसे कमा लिए हैं और ये भाग जाएगा ड्यूरिंग मेयरशिप, और ये इसी तरह किसी तरह विजिट पे जाएगा और ये फिर वापस नहीं आएगा। इससे पहले भी मैंने जितने लोगों के बारे में कही थी बातें, वो सारी सही साबित हो गई हैं। इस चीज़ को पाकिस्तान चलाने वाले जब सब लोगों के नाम जिनकी ईसीएल में डले हैं वो क्या सब अदालत में गए थे? नहीं भाई, ये जो सब आज लोग नैब में बंद हैं ये सब अदालत में गए थे क्या? तो कोई अदालत में अगर जाने से अगर तसल्ली हो जाती किसी की, अदालत में भी जाएंगे। पाकिस्तान के इदारों को और मैं पाकिस्तान चलाने वालों को आवाज़ लगा रहा हूँ कि ये कराची के साथ जो ये खिलवाड़ हुआ है, ये जब तक आप इन सब लोगों को जो है कटहरे में नहीं लाएंगे, इनको अकाउंटेबल नहीं करेंगे, चार्ज ना करें अपने कैमरे को लेकर जो है इनके घर पे भेजें, इनके पास है, मलीर इनके पास है, साउथ इनके पास है, वेस्ट इनके पास है, वहाँ पर सफाई का निजाम जो है वो क्या है? ये एक सेकंड जो है मेरे पास इन कैमरा लेके है तो मुझे खबर मिलती है, जाकर इनकी प्रॉपर्टीज देखें कितनी बढ़ गई हैं, जाकर वाले जो है वो चार दीवानी के करप्शन के पैसे कितने बढ़ गए हैं, ये तनख्वाहों के पैसे अपनी जेबों में डालने करोड़ों रुपए, ये मेंटेनेंस और फ्यूल के पैसे अपनी जेबों में डालने 2 साल के अंदर ने इलेक्शन कैंपेन नहीं है फैसल शकील साहब, तो उससे पूछिए ये प्लॉट की जगह 2000 का बराबर वाला प्लॉट 18 साल से वहां पर रह रहा है, बराबर वाला प्लॉट नहीं खरीद सकता, मेयर बनने के बाद प्लॉट खरीद लिया, आपके पास जो है वो गाड़ियां मकानात और ये कैमरे भेज दें जाके उसको निकाल के लेकर आ जाएगा और सवाल कर ले। आप पर ये इल्जाम लगा रहे हैं, जो आप उन पर इल्जाम लगा रहे हैं, जो इल्जामात आप लगा रहे हैं उसके सबूत आपके पास मौजूद हैं? तो ये बता दीजिए। दूसरा ये कि जब अगर आप इस वक्त मेयर कराची होते तो आप क्या कर रहे होते कराची के लिए? फैसल शकील भाई मैं जवाब दूं, 6 सेंट्रल इनके पास है, कोरंगी इनके पास है, मलीर इनके पास है, साउथ इनके पास है, वेस्ट इनके पास है, इतने वहां पर सफाई का निजाम जो है वो क्या ये मुश्किल में डाल रहे हैं। मैं जो है मेरे पास इनके साथ हिलता है, आज खबर मिलती है इसी की बात जाकर इनकी बड़े मसले मसाइल देखें कितनी बढ़ गई है, जाकर जो है वो करप्शन के पैसे कितने बढ़ गए हैं, ये तनख्वाहों के पैसे अपनी जेबों में डाल रहे हैं करोड़ों रुपए, ये मेंटेनेंस और फ्यूल के पैसे अपनी जेबों में डाल रहे हैं, तो ये बिल्कुल एक नहीं है और आप नहीं है फैसल शकील साहब, बल्कि कोई भी नहीं चला सकेगा। यही इल्जामात जो आप उन पे लगा रहे हैं, यही इल्जामात वो आप पे लगा रहे हैं मुस्तफा भाई, वो ये कह रहे हैं कि आपके पास जो है वो गाड़ियां मकानात और ये सब चीजें कहां से आई, और ये वो आप पर ये इल्जाम लगा रहे हैं जो आप उन पर इल्जामात लगा रहे हैं। तो ये इल्जाम झाड़ू लेकर खड़े हो उसकी तनख्वाहें आधी तनख्वाहें मेयर की जेब में ना जा रही हो तो शहर आपको उठने लगेगा। फिर उसके बाद मैं अगर मेयर होता तो ये जो हमारे पास जो मेंटेनेंस की और चीजों की ये जो के पैसे हम जो करप्शन हो रही है इसके अंदर गाड़ियों को इस्तेमाल करता सेंट्रल इनके डेली बेसिस पे इनके पास है, मलीर इनके पास है, साउथ इनके पास है, वेस्ट इनके पास है, वहां पर सफाई का निजाम जो है वो क्या है? ये जो है मेरे पास पत्ता हिलता है तो मुझे खबर मिलती है,
जाकर इनकी प्रॉपर्टीज देखें कितनी बढ़ गई हैं, जाकर इनकी जो कराची में पानी नहीं भरता, के पैसे कितने बढ़ गए हैं, ये तनख्वाहों के पैसे मेंटेनेंस जेबों में डालने करोड़ों रुपए, ये मेंटेनेंस और फ्यूल के पैसे रिपेयर जेबों में डालने काम हो रहा है। बिल्कुल इलेक्शन कैंपेन नहीं है फैसल शकील साहब, लेकिन ये 11-12 करोड़ में की रुपए होती है और उसके बाद 5 साल इल्जामात को आप पे लगा रहे हैं। नहीं मरते, ये जो लोग मरे हैं इसकी सारी जिम्मेदारी लोकल गवर्नमेंट के पास आज भी यही इख्तियारात हैं, नाले इनके पास है, कचरा इनके पास है, इससे जो अभी जो तबाही बर्बादी हुई इससे प्रोविजन गवर्नमेंट का कोई बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफा कमाल साहब, साथ में शकील साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। और मुस्तफा कमाल साहब जो इख्तियारात की बात कर रहे थे या फिर जो इल्जामात की बात कर रहे थे, तो अगर आप कराची का इतना दर्द रखते हैं तो फिर मुझे लगता है कि इल्जामात के सबूत आपके पास मौजूद हैं तो आपको अदालत ज़रूर जाना चाहिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।